नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज हमारा एक ऐसा अध्याय रहेगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार पर हम पूरे विस्तार से उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो हमारे शब्द विचार चल रहे थे, तो शब्द विचार पूरे हो गए। आज हम वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। तो देखो वाक्य विचार क्या है। सबसे पहले तो वाक्य में देखो, वाक्य का जब हम टुकड़ा करते हैं तो वाक्य में प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, यानी मूल धातु कौन सी है, ये सब देखो। तो वाक्य का टुकड़ा क्या होगा, वाक प्लस ये होगा। क्या होगा, वाक प्लस ये। वाक क्या है, मूल धातु है। क्या है, वाक धातु है। और ये क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। प्रत्यय बोलो या शब्दांश एक ही बात है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, यानी मूल जो शब्द होते हैं उसके पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब धातु क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी धातु क्या है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आगे देखो, वाक्य का अर्थ। वाक्य का अर्थ क्या है, यानी वाक्य का अर्थ होता है वाणी या बोलने से होता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो आपको उत्तर देना है वर्ण। अगर भाषा की सबसे छोटी भावार्थ के आधार पर इकाई पूछी जाए तो क्या देना है, वाक्य देना है। सीधा अगर ऐसे है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होगा। और भाषा की सबसे छोटी भावार्थ के आधार पर, यानी भावार्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो आपको वाक्य देना है। भाव प्लस अर्थ होता है, आप ध्यान रखना। भावार्थ कैसे, जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ देखो आप, भावार्थ का अर्थ होता है भाव प्लस अर्थ, यानी भाव के साथ उस वाक्य का अर्थ भी होना चाहिए। यानी माया खाना खाती है। माया क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो वाक्य किसे कहते हैं, यानी जो व्यवस्थित रूप से, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो व्यवस्थित रूप से लिखा जाए और उसका एक भाव के साथ अर्थ आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या। जैसे माया खाना खाती है तो क्या है, माया नाम की कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो क्या होने का हमें बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है भी माया नाम की लड़की है वो क्या कर रही है, खाना खाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो आप आगे देखो, अर्थात शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह किसका, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे रवि क्रिकेट खेलता है, हमें पता चल रहा है भी रवि नाम का कोई लड़का है, क्या कर रहा है, खेलना है। क्रिया है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, खेलता है रवि क्रिकेट, तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यानी वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों का सार्थक समूह, यानी एक भावार्थ के साथ अगर शब्द लिखे जाएं, उसका अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। यानी शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्रमबद्ध जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। अगर इसका आप क्रम चेंज कर दोगे तो कोई भाव या कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे। क्रिकेट रवि खेलता है तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, रवि है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि रवि नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है। तो अर्थात आपसे पूछा जाए भी वाक्य क्या है, तो शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे वाक्य की परिभाषा। अब परिभाषा में से ही दो तीन क्वेश्चन खुद इस परिभाषा शब्द से ही बन जाते हैं। देखो कैसे, परिभाषा को जब हम तोड़ेंगे तो परि प्लस भाष प्लस आ आएगा। परि प्लस भाष प्लस आ आएगा। परि धन, भाष धन आ। धन बोलो, हिंदी में धन, इंग्लिश में प्लस बोल दिया जाता है बस। तो परि का अर्थ, यहाँ परि क्या है, परिभाषा में परि है उपसर्ग। क्या है, परि उपसर्ग है। अगर आपसे परिभाषा में से पूछ लिया जाए कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि परिभाषा में मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, भाष है। कौन सा है, भाष है।
अगर परिभाषा में आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो आपको बताना है अप्रत्यय है, ठीक है। अब ये परिभाषा क्या कह रही है देखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक, जब दो या दो से अधिक सार्थक योग हो तो उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक योग होना चाहिए, यानी अर्थ सहित योग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, नीचे देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है बक बक, क्या लिखा हुआ है, बक बक, खाली मैंने शब्द लिख रखे, शब्द लिख रखे हैं बक बक, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे ही इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनका एक मूल, एक सार्थक अर्थ हो जाएगा। और सार्थक अर्थ जब दो शब्दों को मिलाने पर योग से सार्थक अर्थ निकलता हो, दो शब्दों के योग से, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है वक वक, तो वक वक तो खाली शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि क्या वक वक कर रहे हो, है ना, क्या वक वक कर रहे हो। अब किसी को आप बोल रहे हो भी क्या वक वक कर रहे हो, तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, समझ में आ रहा है भी किसी को बोला जा रहा है भी आप क्या वक वक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, वाक्य के घटक, वाक्य के मुख्य रूप से वाक्य के दो घटक माने जाते हैं, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। वाक्य के मूल अथवा अनिवार्य घटक होते हैं कर्ता और, याद रखना है भी, वाक्य के आपसे पूछ लिया जाए भी मूल या अनिवार्य घटक कौन से हैं, तो एक होता है कर्ता, दूसरा क्रिया होता है, क्योंकि इनके बिना वाक्य रचना संभव नहीं होती है। कोई वाक्य होगा तो उसमें आपको ध्यान होना चाहिए भी कर्ता और क्रिया जरूर होगी, तभी वो वाक्य पूर्ण होगा। अगर कर्ता भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगी, तो वो वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य के मूल घटक देखो, आपको ध्यान रखना है, एक कर्ता और एक क्रिया, क्योंकि इनके बिना वाक्य रचना करना संभव नहीं है, आपको ध्यान रखना है। क्रिया एवं कर्ता के आधार पर वाक्य के अंग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये जो क्रिया और कर्ता है उसके आधार पर वाक्य के अंग होते हैं, वो आपको याद रखने, दो होते हैं। पूछ लिया जाए भी वाक्य के क्रिया और कर्ता के आधार पर कितने अंग होते हैं, तो आपको आंसर देना है भी दो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखो आप, एक होता है उद्देश्य, क्या होता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है, ये दो किसके आधार पर होते हैं, क्रिया या कर्ता के आधार पर वाक्य के अंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य किसे कहते हैं, कोई वाक्य है मानो, उस वाक्य का जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है। कोई एक वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें उद्देश्य कौन सा है, तो जो कार्य करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, वो वाक्य का क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और इसमें कर्ता में नाम भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं भी नाम आए, आपको ध्यान रखना है। कर्ता में संज्ञा या सर्वनाम दोनों भी आ सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम किस में आते हैं, कर्ता में आते हैं, ठीक है। कोई वाक्य दे दिया जाए, उसमें अगर संज्ञा है, जैसे लड़का खेलता है, तो लड़का क्या है, कर्ता है, लेकिन लड़का वैसे क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई वाक्य का कर्ता होता है वही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और कर्ता के अंदर संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते हैं। और विधेय क्या कहलाता है, वाक्य की क्रिया, एक वाक्य दे दिया जाए और वो जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वाक्य की, वाक्य का विधेय कहते हैं। क्रिया को वाक्य का विधेय कहते हैं, कर्ता को वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता में आपको ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम दोनों आते हैं। अब आगे देखो आप, अगर उद्देश्य का विस्तार पूछा जाए, अब आपको पता चल गया अभी वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और उस कर्ता के साथ कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कर्ता का नाम ही आए, लड़का, वह, यह, कुछ भी आ सकता है, यानी संज्ञा सर्वनाम दोनों में से कोई भी आए तो वो आपको क्या मानना है, कर्ता का, वाक्य का उद्देश्य कर्ता मानना है, ठीक है। अब उसका विस्तार पूछा जाए तो जो वाक्य के अंदर कर्ता आया है, जैसे नरेश खेलता है, तो नरेश इसमें क्या हो गया, नरेश है वो करता है, लेकिन क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या करता है, खेलता है। नरेश मेरा छोटा भाई खेलता है या पढ़ता है, जो भी हो, तो कर्ता के बारे में विस्तार से बताया जाए तो वो क्या होता है, कर्ता के बारे में विस्तार विस्तार से बताया जाएगा तो वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। कोई वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछे भी उद्देश्य का विस्तार क्या है, तो कर्ता का जो
कर्ता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। कर्ता या कर्ता का विशेषण होता है। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? कर्ता या कर्त्या का विशेषण होता है। इसी प्रकार विधेय का विशेषण क्या, विधेय का विस्तार क्या होता है? क्रिया विशेषण या कर्म होता है। कोई क्रिया है वो क्या है? वाक्य की विधेय। और जब इसका क्रिया या विशेषण या कर्म का हम विस्तार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार कहलाएगा। अब एक उदाहरण के तौर पर आप देखो, मेरा छोटा भाई नरेश क्या कर रहा है? धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। क्या करता है? मेरा छोटा भाई नरेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ये एक पूरा सेंटेंस दे दिया गया आपको कि मेरा छोटा भाई नरेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो अब एक इस वाक्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप देखो। इसमें उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, उद्देश्य का विस्तार भी पूछा जा सकता है, विधेय भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और विधेय का विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन है जो कर रहा है? कौन पढ़ रहा है किताबें? नरेश पढ़ रहा है, ठीक है। तो नरेश क्या है? यहाँ पे कर्ता है, और वाक्य का कर्ता क्या कहलाता है? वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। और मेरा छोटा भाई, ये क्या है? भी मेरा छोटा भाई है नरेश, तो ये उद्देश्य का विस्तार है। किसके बारे में बताया जा रहा है? कर्ता या उद्देश्य के बारे में बताया जाए तो वो क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार होता है, ठीक है। तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। अब धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, पढ़ना क्या है यहाँ पे? पढ़ना विधेय यानी क्रिया है। वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? वाक्य का विधेय कहलाती है। वाक्य की क्रिया है वो क्या कहलाती है? वाक्य का विधेय कहलाती है। आपको ध्यान देना है। तो पढ़ना यहाँ विधेय है, और क्या पढ़ रहा है? धार्मिक पुस्तकें। ये जो धार्मिक पुस्तकें नाम दे रखा है ये विधेय का विस्तार है, यानी क्रिया का विस्तार है। क्या पढ़ रहा है? धार्मिक पुस्तकें अधिक। क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ रहा है, तो ये विधेय का विस्तार हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। विक्रिया या कर्ता के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। जो वाक्य के अंदर कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, जो वाक्य के अंदर क्रिया होती है वो विधेय होता है। और कर्ता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा, क्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा वो विधेय का विस्तार कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, वो तो हमने जानी क्रिया और कर्ता के आधार पर वाक्य के अंग। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के अंग कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के अंग आपसे पूछ लिए जाए तो 8 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखें। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? वाक्य के अंग अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। इसमें आप देखो, विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, और विस्मयादिवाचक होता है, इच्छावाचक और संदेश सूचक और संकेतार्थ। ये कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब इन 8 को हम पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। विधानवाचक क्या है, निषेधवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, आज्ञावाचक क्या है, विस्मयादिवाचक क्या है, इच्छावाचक क्या है, या संदेश या संकेतवाचक क्या है, सबको हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखना प्लीज। अब देखो आप, पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य ऐसी वाक्य किसी काम का या किसी बात का, कोई काम या बात का होना पाया जाता हो, यानी किसी कार्य का करने का या होने का, किसी बात का कहने का होने का जो बोध होता हो ना, वो क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं खाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? खाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं खाता हूँ मतलब कोई है वो खा रहा है, तो क्या है? खाने का कार्य हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है अभी मैं खाता हूँ, काम होने का बोध हो रहा है। और सीता मेरी सहेली है, सीता क्या है? मेरी सहेली है, तो बात होने का बोध हो रहा है। तो मुख्य रूप से आप विधानवाचक में 2 बातें याद रखें, एक तो काम होने का बोध हो, एक बात होने का बोध हो, यानी किसी के कार्य का होने का बोध हो या फिर बात होने का बोध हो, वो वाक्य क्या कहलाएंगे? विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। आगे नंबर 2 पर देखो,
निषेध यानी नकारात्मक का भाव पैदा होगा, इसमें क्या होगा, नकारात्मक भाव का बोध होगा इसमें, आपको ध्यान रखना है। निषेध का मतलब होता है नकारात्मक। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का, क्या, न होने का या काम के अभाव या नहीं होने का जो बोध होता है वो निषेधवाचक क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो, तो किसी को मना किया जा रहा है, अभी सड़क है उस पर मत भागो, विजय घर पर नहीं है, तो नहीं होने का बोध है, विजय क्या है, वो घर पर नहीं है। तो जहाँ किसी काम का न होने का बोध हो वहाँ क्या आएगा, निषेधात्मक वाक्य आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, उसमें प्रश्न का बोध होता है। ये प्रश्न का बोध कराने वाले, अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए, यानी प्रश्न का बोध कराने वाले, या फिर अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछने में काम में लिया जाए, वो वाक्य कैसे कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप कहाँ जा रहे हैं, ये किसी से प्रश्न किया जा रहा है, ये आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखो जहाँ किसी से प्रश्न किया जाए, प्रश्न होने का बोध हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक आएगा, आप ध्यान रखें। आगे देखो आज्ञावाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध हो, यानी किसी प्रकार की आपको आज्ञा दी जाए, या फिर किसी से अनुमति ली जाए, या किसी को उपदेश दिया जाए, या किसी से विनय या विनती की जाए, ऐसे वाक्य किसमें आएंगे, आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे, यज्ञवाचक वाक्य में आएंगे। तो मोहन अपना कमरा साफ करो, मोहन अपना कमरा साफ करो, मोहन को क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है। मोहन अपना कमरा साफ करो, मोहन को आज्ञा दी गई है। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश और विनय का बोध हो, वो किस में आएंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। कृपया आप मेरे लिए पुस्तक ले आए, यानी कृपया आप मेरे लिए, ये क्या किया गया है, विनय किया गया है, कि विनती की गई है कि कृपया आप मेरे लिए क्या लेकर आए, पुस्तकें लेकर आए। तो ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य कैसे होते हैं, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि के भावों का प्रकट होने का बोध हो, यानी हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि चीज़ों का हमें बोध हो, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी यहाँ कितनी गंदगी है, यानी शोक, हर्ष, घृणा, विस्मय आदि का जो बोध होगा वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे छी छी यहाँ कितनी गंदगी है, तो छी छी का मतलब यहाँ घृणा से लिया गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। आगे देखो इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, यानी किसी के आशीर्वाद देने का या इच्छा या कामना का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे ईश्वर सबका भला करे, ये क्या है, इच्छा है भी, ईश्वर यानी परम परमात्मा क्या करे, सभी का भला करे। आओ घूमने चले, ठीक है, आओ घूमने चले, ये उदाहरण है इसकी, आप ध्यान रखना। जिस वाक्य में आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, वो वाक्य क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। संदेश सूचक या संदेहवाचक वाक्य देखो, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होने का बोध हो, वो किस में जाएंगे, संदेहवाचक में जाएंगे। यानी किसी काम में संदेह या संभावना हो, दो चीज आपको याद रखनी है, कोई काम के होने में संदेह या संभावना हो, वो किस में जाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। शायद मैं कल तक आऊँगा, शायद में ये मतलब संभावना जताएगी, अभी शायद मैं कल तक आऊँगा। आगे देखो हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, ठीक है, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। इसी प्रकार आगे देखो 8 नंबर संकेतार्थक
जिस वाक्य में संकेत या शर्त होने के भाव का बोध हो, इसमें आपको दो याद रखनी है। भी संकेत वाले वाक्य किस में आएंगे? जिसमें संकेत या शर्त होने का बोध हो। कोई शर्त रखी जाए या संकेत हो तो वो वाक्य संकेतार्थक वाक्य कहलाएंगे। वर्षा न होती तो क्या किया गया है? संकेत किया गया है। यह शर्त रखी गई है कि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ये शर्त, अगर वर्षा न होती तो क्या हो जाती? फसल सूख जाती। आपको ध्यान रखना है। नोट में मैंने लिखा है भी जो संकेतार्थक वाक्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सदैव मिश्र वाक्य होते हैं। जितने भी मिश्र वाक्य हैं वो किस में आएंगे? संकेतार्थक वाचक में आएंगे या संकेतवाचक वाक्य में आएंगे। ठीक है। अर्थ के आधार पर हमने जान लिए भी वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और अब है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य है वो कितने प्रकार के हैं? तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? रचना के आधार पर आपको याद रखने हैं वाक्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब एक एक को हम विस्तार से जानेंगे। सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। देखो, सरल वाक्य में आपको क्या क्या याद रखना है? सरल वाक्य बोलो या साधारण वाक्य, दूसरा नाम एक ही बात है। सरल भी बोल सकते हो और साधारण भी बोल सकते हो। इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई एक वाक्य दे दिया जाए, उसमें एक ही क्रिया या एक ही कर्म होता है। क्या होता है? एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक ही कर्ता होता है। एक कर्ता बोलो या उद्देश्य बोलो, एक ही बात है। क्रिया बोलो या विधेय बोलो, एक ही बात है। यानी उद्देश्य को कर्ता कहते हैं और उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और विधेय को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है। यानी एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता आए तो वो किस में जाएगा? वाक्य सरल या साधारण में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मोहन पढ़ता है। तो मोहन यहाँ पर उद्देश्य बोल दो या कर्ता बोल दो, एक ही बात है। मोहन एक है और पढ़ता है, पढ़ना क्रिया एक है। तो ऐसे वाक्य है जिसमें एक क्रिया, एक कर्म, एक उद्देश्य, एक विधेय हो, वो सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे। आपको ध्यान रखना है। जैसे सलमा घर जाती है, तो सलमा क्या है? करता है और कैसा कार्य कर रही है? घर जाने का कार्य कर रही है। जाती है तो क्रिया एक है और उद्देश्य एक है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल या साधारण वाक्य हो जाएगा। सरल या साधारण वाक्य सिंपली होते हैं। नोट करके मैंने लिखा है। नोट में आपको सरल वाक्य के बारे में क्या ध्यान रखना है। नोट में आप देखो, किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता या उद्देश्य होते हैं। विकर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु उनकी क्रिया क्या होती है? क्रिया बोलो या विधेय बोलो, समान हो तो वह वाक्य किस में जाएगा? सरल वाक्य में जाएगा। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया उन सभी की क्या होगी? एक होगी। एक ही क्रिया के साथ सभी उद्देश्यों का बताया जाएगा। तो वो वाक्य किस में जाएंगे? सरल में जाएंगे। जैसे देखो, आप यहाँ दे रखा है, रमेश, दिनेश और नरेश फुटबॉल खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं एक ही क्रिया है। रमेश है, दिनेश है और नरेश है। कितने उद्देश्य आए हैं? 3 है। देखो कितने करता है? रमेश अलग है, दिनेश है, नरेश है। 3 करता है लेकिन क्रिया क्या है? एक है। तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही कार्य को कर रहे हैं। कौन से कार्य को? फुटबॉल खेलने के कार्य को कर रहे हैं। अगर ऐसे होता, रमेश खा रहा है और सुरेश नहा रहा है, नरेश फुटबॉल खेल रहा है, तो 3 क्रिया हो जाती, वो वाक्य ही अलग हो जाता। तो ध्यान रखना है, कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया उन सब की क्या होगी? एक होगी। जैसे रमेश, दिनेश, नरेश, उद्देश्य तो 3 हो गए लेकिन क्रिया एक है। क्या कर रहे हैं? तीनों फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है। तो किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो किंतु उनकी क्रिया या विधेय समान हो तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब आगे, मिश्र वाक्य बोलो या मिश्रित, एक ही बात है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो, यानी सरल में तो एक ही वाक्य था, लेकिन मिश्र में क्या याद रखना है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो किंतु एक प्रधान तथा शेष क्या हो? आश्रित
उपवाक्य है तो वो वाक्य किस में जाएगा, मिश्रित वाक्य में जाएगा। अब याद रखना है आपको, यानी दो वाक्य हो, एक वाक्य तो प्रधान होगा, दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा। और आश्रित वाक्य होगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रधान वाक्य पर निर्भर करेगा। यानी एक से अधिक वाक्य होंगे लेकिन एक प्रधान होगा, दूसरा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। और जो आश्रित उपवाक्य होगा वो प्रधान वाक्य पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। तो इसमें आप देखो पहचान कैसे करेंगे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, इधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। अगर कोई वाक्य आए उसमें वाक्य को की से, अगर कोई वाक्य आ जाए और उसमें आप देखो कोई वाक्य आ जाए उसमें की, वाक्य को की से जोड़ दिया जाए, जो से, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि, ये सब अगर वाक्यों के बीच में आते हैं तो आपको पहचान में ध्यान रखना है, वो वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो आप मिश्र वाक्य में अगर आप परिभाषा नहीं याद रख सकते, परिभाषा अगर आपको कठिन लगती है, बड़ी लगती है, तो सरल रूप से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे, देखो क्या होता है मिश्र वाक्य में, आप ध्यान रखो, एक होता है प्रधान उपवाक्य, प्लस में क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, और बराबर क्या बन जाता है, मिश्र उपवाक्य बन जाता है। प्रधान उपवाक्य होता है, प्लस में आश्रित उपवाक्य होता है, और क्या बन जाता है, मिश्र वाक्य। लेकिन एक मुख्य बात आपको याद रखनी है, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। मिश्रित वाक्य की बात आए तो इसमें दो वाक्य आएंगे, एक तो प्रधान वाक्य आएगा, एक आश्रित वाक्य आएगा। और जो आश्रित वाक्य होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड करेगा। आश्रित जो उपवाक्य होता है उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होकर अपने अर्थ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है। इस पर आश्रित वाक्य है वो किस पर, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होकर अपने अर्थ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। आश्रित उपवाक्यों का अकेले का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है। आगे देखो, जैसे उदाहरण लिए मैंने, यदि तुम प्रयास करो तो, देखो वाक्य को किससे जोड़ा गया है, तो से जोड़ा गया है। मेन पहचान तो आपको ये याद रखनी है, मैंने बता दिया कि जो, तो, जहाँ, वहाँ, क्योंकि, यद्यपि, अगर, ये सब मतलब आप, मैंने ऊपर पहचान बता दी, ध्यान रखना है। यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। अब ये क्या है, वह मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, किसकी बात हो रही है, कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा है। यदि तुम प्रयास करो तो इस पे ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो ध्यान रखना है, मिश्रित वाक्य में दो अलग वाक्य होते हैं, और एक पहला प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। और आश्रित जो उपवाक्य है उसका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, वो क्या करता है, प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड कर कर, निर्भर कर कर अपना पूर्ण अर्थ देता है। तो देखो वह मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, यदि तुम प्रयास करोगे तो वह मिल जाएगा। ये वाक्य किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, आगे वाले पर। इसी प्रकार देखो, लड़के ने माना कि दोष उसका है। अब दोष उसका है, इसका तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये आश्रित वाक्य है, ये प्रधान वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। यानी लड़के ने माना, किसने माना, लड़के ने माना कि दोष उसका है। इसी प्रकार वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। अब फसल सूख जाती तो कारण क्या, वर्षा न होती तो, क्या नहीं होती, तो वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती। आगे देखो, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। वे सफल होते हैं कौन, जो परिश्रम करते हैं। देख लो आप, पता चल रहा है ना, जो आश्रित है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रधान वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। आगे देखो, अब जो आश्रित वाक्य है ना उसके भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं, आश्रित वाक्य के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से, देखो,
एक होता है संज्ञा उपवाक्य, क्या होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यहाँ से पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझना है। आश्रित उपवाक्य फिर क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या है, क्या पहचान रखनी है, विशेषण उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, सब हम अच्छे से जानेंगे। देखो आप विसंज्ञा उपवाक्य में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो संज्ञा उपवाक्य वे आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में किसकी भूमिका निभाते हैं। कोई एक प्रधान उपवाक्य होता है और इसमें जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा की भूमिका निभाते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, जो संज्ञा उपवाक्य हैं वो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा की भूमिका निभाते हैं। दूसरा देखो आप, संज्ञा उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य के लिए कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। या तो कर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे या फिर कर्म के रूप में या पूरक के रूप में भूमिका निभाएंगे। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के लिए कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और मेन पहचान देखो आप इसकी, मेन पहचान में देखो आप, संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग की योजक शब्द से होता है। अब आपको ध्यान रखना है, कोई वाक्य अगर आए तो उसमें छोटी की ध्यान रखना है। आप परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी की वाले नहीं होंगे। जो छोटी की से जो वाक्य जोड़े जाएंगे, छोटी की का जो योजक शब्द आएगा तो वो वाक्य किस में जाएंगे, संज्ञा उपवाक्य में जाएंगे। और संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा की भूमिका निभाएंगे, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में या पूरक के रूप में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसने कहा कि, देखो उसने कहा, ये क्या है, उसने कहा एक प्रधान उपवाक्य है। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, लड़के क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, उपवाक्य है। तो उसने कहा कि, देखो एक तो वाक्य को की से जोड़ना जरूरी है, छोटी की होनी चाहिए। दूसरा, प्रधान जो वाक्य है उसकी भूमिका किसके रूप में निभाएंगे, संज्ञा के रूप में। अब देखो लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के क्या है, यहाँ पे संज्ञा है ना, तो संज्ञा के रूप में क्या कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। उसने कहा कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये वाक्य दे दिया जाए, नीचे चार ऑप्शन दे दिया जाए, ये किस में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है संज्ञा, संज्ञा उपवाक्य में आएंगे। यानी संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान है, छोटी की से वाक्य को जोड़ा जाएगा और प्रधान वाक्य की जो प्रधान वाक्य है, जो प्रधान उपवाक्य है उसकी भूमिका उपवाक्य है वो संज्ञा के रूप में निभाएगा। ठीक है, अब आगे देखो विशेषण उपवाक्य। ये इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो कोई एक प्रधान उपवाक्य दे दिया जाएगा और उसमें जो संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, उसकी विशेषता कौन बताएंगे, विशेषण उपवाक्य बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यह वही पेड़ है, यह वही पेड़ है, तो ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जिसके फल कड़वे हैं, अब यहाँ जिसके क्या है, विशेषण है। तो मैंने आपको बताया है यह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, तो यहाँ चाहे सर्वनाम आ जाए, संज्ञा आ जाए, और जो उसकी विशेषता जो बताएंगे, प्रधान प्रधान जो वाक्य है, उपवाक्य है, उसकी जो विशेषता बताएंगे, विशेषण के रूप में बताएंगे, तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। यह वही पेड़ है जिसके फल कड़वे हैं, तो यह वही पेड़ है प्रधान उपवाक्य हो गया, और जिसके फल कड़वे हैं ये उपवाक्य हो गया, और जिसके यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे। ठीक है, इसकी आगे पहचान क्या है, वाक्य को किससे जोड़ा जाएगा, पहचान में आपको ध्यान रखना है। वाक्य की पहचान देखो, प्रारंभ में जो, जिसने, जैसा, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि से बताते हैं। कोई वाक्य शुरू होता है
तो उसमें क्या होता है, प्रार में जो है, जिसने, जैसा या जिससे, जिनको, जिनके लिए वाक्य को जोड़ा जाता है या शुरू होते हैं। जो रुपए मुझे मिले थे, जो यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और जो रुपए मुझे मिले थे ये वाक्य है, और वे खर्च हो गए। अब कौन खर्च हो गए, जो रुपए मुझे मिले थे, तो वे खर्च हो गए, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो रुपए मुझे मिले थे वो खर्च हो गए। तो याद रखना है आपको, जो, जिससे, जैसा, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि शब्द अगर आते हैं तो विशेषण उपवाक्य की पहचान होती है। ठीक है, अब आगे देखो 3 नंबर पर क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये कैसे होते हैं क्रिया? आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण में चले जाएंगे, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण में चले जाएंगे, और जो संज्ञा की भूमिका निभाएंगे वो संज्ञा उपवाक्य में चले जाएंगे। ठीक है, तो जितनी मेहनत करोगे तुम उतना ही पाओगे, जितनी मेहनत करोगे तुम उतना ही पाओगे। तो अब देखो आप यहाँ जितनी मेहनत करोगे, यहाँ जितने क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और ये प्रधान वाक्य है कि तुम उतना ही पाओगे, कितना, जितनी मेहनत करोगे। ठीक है, यहाँ क्रिया की विशेषता बता रही है भी जितना आप प्रयास करोगे या जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप पाओगे। जहाँ आश्रित उपवाक्य के द्वारा प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, और पहचान में आपको ध्यान रखना है विवाक्य के अंदर क्या क्या आएंगे। जब, तब, तक, जहाँ, जिधर, इधर, जैसे, ज्यों त्यों, जितना, उतना, ऐसा, इसलिए, इतना, कितना, जो, यदि, अगर, ताकि आदि, ये सब आते हैं तो ये क्रिया विशेषण वाक्य में चले जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम यौगिक वाक्य भी होता है। क्या होता है? जिस वाक्य में दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य क्या हो, वाक्य हो, तो साधारण वाक्य हो तो किस में जाएंगे? वो संयुक्त या सरल वाक्य कहलाएंगे। नहीं, जिस वाक्य में दो अथवा दो से अधिक साधारण, कितने वाक्य होने चाहिए? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहलाएंगे। आप देखो पहचान में, प्रधान उपवाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखने हैं। जो प्रधान उपवाक्य होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। एक या एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो पहचान में क्या याद रखोगे आप? वाक्य को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। आगे देखो, यानी वाक्य को किससे जोड़ा जाएगा संयुक्त वाक्य में? और, एवं, तथा, इसलिए, परंतु, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जोड़े जाते हैं। वो कैसे वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे बादल गिरे और मोर नाचने लगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या आएगा? बादल गिरे और मोर नाचने लगा। दो दो साधारण वाक्य आए हैं और वाक्य को किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। जब दो साधारण वाक्य आए और वाक्य को और से, एवं से, तथा से, या से, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जोड़ा जाए तो वो वाक्य किस में जाएंगे? संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब दो देखो साधारण वाक्य मैंने आपको बताया कि उसने बहुत परिश्रम किया एक, और सफलता नहीं मिली, दो साधारण वाक्य होते हैं। लेकिन किसी योजक से इनसे जोड़ दिए जाते हैं तो वो किस में चले जाते हैं? संयुक्त वाक्य में चले जाते हैं। तो देखो, किंतु तुम खाना खा लो अथवा पढ़ लो। तुम खाना खा लो अथवा पढ़ लो, दो वाक्य हैं, या तो खाना खा लो या पढ़ लो। इन दोनों वाक्यों को अथवा योजक से जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है भी दो साधारण वाक्यों को किसी योजक चिन्ह से जोड़ा जाए तो वो संयुक्त या यौगिक वाक्य कहलाएंगे। नोट में आपको क्या ध्यान रखना है? संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, अलग अलग अर्थ निकलता है। अर्थ की दृष्टि पर मिश्र वाक्य में अर्थ की दृष्टि पर निर्भर करते हैं ना,
इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसे देखो, तुम खाना खा लो अथवा पढ़ लो, तो अलग अलग वाक्य हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। या तो खाना खा लो या पढ़ लो, दूसरे पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखो, मैं ऑफिस जाती हूँ, ये एक अलग वाक्य हो गया, एवं योजक चिन्ह से जोड़ा गया है। और काम करती हूँ, तो काम करना अलग है, ऑफिस जाना अलग है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दो साधारण वाक्य आए, किसी योजक चिन्ह से जोड़ा जाए या एक दूसरे पर वो निर्भर नहीं करते हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, संयुक्त या यौगिक वाक्य आएंगे, ठीक है। संयुक्त कह दो या यौगिक, एक ही बात है। आगे देखो आप, संयुक्त वाक्य में सामान्यतः दो स्वतंत्र उपवाक्य भी होते हैं। क्या होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य भी होते हैं, किंतु कई बार दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य भी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। और बस और अथवा तो परंतु आदि से ये योजक चिन्ह से जोड़े जाते हैं। और लेकिन एक से अधिक भी ये इसमें स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं, एक से अधिक भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नीचे लिखा है मैंने यहाँ, विद्या से ज्ञान बढ़ता है, एक ये स्वतंत्र वाक्य हो गया। विचार शक्ति बढ़ती है, दूसरा हो गया। तथा योजक चिन्ह लगाया गया है। और आगे देखो, आगे देखो आप, एक पूरा वाक्य लिया है कि विद्या से ज्ञान बढ़ता है, ये एक प्रधान उपवाक्य हो गया, स्वतंत्र है। और विचार शक्ति बढ़ती है, ये भी स्वतंत्र है। तथा योजक चिन्ह आया है, तथा, और मान मिलता है, तो ये भी क्या है, मान मिलता है, ये प्रधान उपवाक्य है। और विद्या से ज्ञान बढ़ता है, ये प्रधान उपवाक्य है। और विचार शक्ति बढ़ती है, ये प्रधान उपवाक्य है। यानी स्वतंत्र आए और एक से अधिक भी उपवाक्य हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और आगे देखो आप, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के साथ कोई आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो तो संपूर्ण वाक्य संयुक्त वाक्य माना जाएगा। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आ जाए, एक कोई स्वतंत्र वाक्य दे दिया जाए, दूसरा कोई स्वतंत्र वाक्य दे दिया जाए, और उसके साथ अगर कोई आश्रित वाक्य जुड़ा हो, और जब उन पूरे वाक्य को जोड़ेंगे, संपूर्ण वाक्य को जोड़ेंगे, तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे वह गया स्वतंत्र है, तथा योजक चिन्ह है, उसने देखा, उसने देखा, किसने देखा, उसने देखा, ये प्रधान है कि सभी लोग काम कर रहे थे, ये आश्रित वाक्य है, सभी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग काम कर रहे थे, तो किस पर आश्रित है, वह गया, उसने देखा कि सभी लोग काम कर रहे थे। देखो, वह गया तथा उसने देखा कि सभी लोग काम कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य बन गया। यानी जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो, उसके साथ अगर कोई आश्रित वाक्य आए और इन सभी को मिलाने पर क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है। अब देखो, वाक्य को हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा रिवाइज के रूप में देख लो। विवाक्य के अंग आपसे पूछे जाए तो मुख्य रूप से दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो वाक्य का कर्ता होता है उसको उद्देश्य बोला जाता है, जो वाक्य की क्रिया होती है उसको विधेय बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अब वाक्य के भेद मुख्य रूप से आपसे पूछे जाए तो तीन बताने हैं। वाक्य के भेद अगर मुख्य रूप से आपसे पूछ लिए जाए तो तीन बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछे जाए क्रिया के आधार पर वाक्य पूछे जाए तो क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतावाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। कृतावाचक, कृतवाचक और कर्मवाचक और भाववाचक, ये तीन हमने पिछली वीडियो में जान लिया। जिसमें क्रियाकर्ता के आधार पर होती है वो कृतवाच्य होता है, कर्म के आधार पर क्रिया आती है वो कर्मवाच्य होता है, वो भाव के आधार पर क्रिया होती है वो भाववाच्य होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अर्थ के आधार पर आपसे अगर पूछे तो कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से वाक्य तीन प्रकार के हैं। फिर वाक्य के अंग पूछे तो दो है, अगर क्रिया के आधार पर वाक्य पूछे तो तीन है, और अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे ना तो आपको उत्तर देना है 8 है, ठीक है। और रचना के आधार पर आपसे वाक्य पूछे तो कितने हैं, तीन बताने हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, तीन है। देखो, सरल साधारण भी कह सकते हो, मैं जाता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ,
इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक क्रिया होती है। सरल वाक्य की क्या पहचान है, एक उद्देश्य है, एक क्रिया। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो सरल वाक्य में जाएगा। मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। आश्रित होता है वो प्रधान पर क्या करता है, डिपेंड करता है। आश्रित होता है उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वो उपवाक्य पर निर्भर होकर अपना पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है। और वाक्य को किससे जोड़ा जाता है, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, यदि, तो, ताकि आदि से मिश्र वाक्य में जोड़ा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है संयुक्त वाक्य में क्या करना है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक आश्रित वाक्य भी हो सकता है, इन सबको मिलाने पर क्या हो जाता है, वो एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनका अलग अलग मतलब कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ निकलता है। जैसे आप खाना खा लो, तुम स्कूल चले जाओ, तो यानी वाक्य को किसी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ा जाता है, योजक चिन्ह होता है बीच में, तथा, एवं, या, और, परंतु, लेकिन, ठीक है। या तो आप पढ़ लो अथवा आप सो जाओ, जैसे इस प्रकार के वाक्य आए, स्वतंत्र वाक्य आए और किसी पर डिपेंड ना करें, और सबको उसके साथ अगर आश्रित वाक्य भी आए, सबको मिलाने पर वो पूर्ण रूप से जो वाक्य बनेगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।